हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, मूडीज कट्स इंडियाज 2026 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6% ड्यू टू राइजिंग एनर्जी कॉस्ट। देखो, अब तक तो ये बात सबको पता चल चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी आपका क्राइसिस चल रहा है, जो यूएस ईरान वॉर की वजह से आपके काफ़ी महीने हो चुके हैं और उसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस, फर्टिलाइज़र प्राइसेस, सब कुछ इतना स्काई रॉकेट कर रहा है और उसका इम्पैक्ट हर कंट्री में तो था ही, और अब इंडिया में भी हमें दिखाई देने लग गया है। फ्यूल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। मतलब ये स्टोरी तो आजकल सोशल मीडिया खोलो सबको ही पता है। अब उसका इम्पैक्ट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होगा। अगला हम पूरा साल देखेंगे कि हम इसके इम्पैक्ट में आने वाले हैं। मूडी ने भी अपनी जो रेटिंग है, उन्होंने अपनी अभी रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल मैक्रो आउटलुक मई 2026 की अपडेट है उनकी। उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कैलेंडर ईयर, ये कैलेंडर ईयर का निकालते हैं, बात याद रखना, 2026 के लिए 80 बेसिस पॉइंट से उन्होंने काट लिया है। उन्होंने कहा 6% से हम ग्रो करेंगे। एंड इसका मेन रीज़न उन्होंने और भी हैं, देखो एक्सटर्नल प्रेशर तो रहेगा ही पर इंटरनल प्रेशर्स भी हैं। लो कंज्यूमर स्पेंडिंग। देखो, जो हम लोग हैं सिटीजन्स हैं, हम लोग ही तो कंज्यूमर्स हैं ना, हम ही तो पैसे खर्च करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। जो कंज्यूमर्स हैं वो भी स्पेंड लेस कर रहे हैं। उससे क्या है, आपका रिटेल और बिजनेस ऑब्वियसली मार्केट्स कम हो रही हैं। इसके साथ साथ स्लोअर बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, जो आपकी कंपनीज़ हैं वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अपनी कम कर रही हैं, क्योंकि देखो जब कोई ख़रीदारी ही नहीं करेगा वो भी एक्सपेंड करके क्या करेंगी। देन वीक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के भी प्रोडक्शन में डिप देखा जा रहा है, लार्जली ड्यू टू हाई एनर्जी बिल्स। मतलब पता है क्या है, एक चीज़ की वजह से ना ये आगे इतना इम्पैक्ट डाल रहा है ना, इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। ये टर्म याद रखना, पेपर में यूज़ कर सकते हो कि एक चीज़ की वजह से हमें, देखो एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर चीज़ में लगना है, हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होना है, मशीनरी ने चलना है उस पर। तो उसकी वजह से देखो एक आपका क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हो रही है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स रुक रही हैं, और आगे कंज्यूमर स्पेंडिंग भी, क्योंकि देखो जब हमारे लिए भी घर के खर्चों में तेल का वो ज़्यादा हो जाएगा तो हम बाकी चीज़ों में स्पेंडिंग कम कर देंगे ना। तो आगे क्या होगा, उसके डोमिनो इफेक्ट में आगे और प्रोडक्शन कम होगी। तो ये ना पूरा ऐसे चलता है चक्कर। चलिए रिपोर्ट का और क्या क्या कहना है। लॉन्ग टर्म फोकास्ट, कैलेंडर ईयर 27 के लिए भी उन्होंने 6% ही हमारा ग्रोथ रेट बोला है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है एनर्जी बहुत बड़ा पॉइंट है जो मिडिल ईस्ट में इस टाइम चल रहा है। यूएसए और ईरान का देखो कुछ नहीं पता कॉन्फ्लिक्ट कब हटेगा, कब तक ये शिपिंग के ब्लॉकेड्स हमारे रहेंगे। चलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बार बार कहते रहते हैं, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, और देखो बहुत चांसेस है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन या कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स आएगा। ना एक बात याद रखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ना इंडिया का 60%, तो इंडिया ना 60% एलपीजी जो है हम लोग पहले तो याद रखो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जितना हमारा यूसेज है हाउस होल्ड कमर्शियल सबका मिला के 60% इम्पोर्ट होता है, और वो 60% जो इम्पोर्ट होता है ना उसका 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। तो मैं समझ रहा हूँ हमारे लिए कितनी मैसिव प्रॉब्लम है ये। और नेक्स्ट, द डोमिनो इफेक्ट ऑफ हाई एनर्जी कॉस्ट, सेम जो मैंने आपको भी बात कही वही इसमें लिखी हुई है कि अब इसकी वजह से क्या क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, हमारे लिए चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और देखो जब महंगी होंगी हम कंज्यूम कम करेंगे, उसकी वजह से क्या है, कंपनियों के प्रॉफिट कम होंगे। जब प्रॉफिट कम होंगे तो कंपनियां आगे एक्सपैंड नहीं करेंगी, वो अपना इन्वेस्टमेंट कम करेंगी, है ना। एंड द गवर्नमेंट will have to now spend more money on fuel subsidies and imports, क्योंकि ऑब्वियसली देखो कितना महंगा करने देंगे लोगों के पास तो फिर खाने के लिए ही नहीं पैसे बचेंगे अगर सब कुछ इतना महंगा हो गया। तो अब सरकार को सब्सिडी पे ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। और मैं हमेशा आपको क्लासेस में भी बताती हूँ ना ये ऐसा है कि अगर आप लोग सब्सिडीज़ में पैसा ज़्यादा लगाओगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कम बढ़ाओगे, और उससे क्या है, एट द एंड ऑफ द डे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही होती है, ना कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब्सिडीज़ वगैरह से होती है। तो मैं समझ रहे हो कि ये कोई एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट है, इंडेक्स नंबर्स ऑफ होलसेल प्राइस इन इंडिया फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। तो इसका बेस ईयर याद रखिए हमेशा 2011-12 है, कंफ्यूज मत कर देना सीपीआई के बेस ईयर से।
सो इसे कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं, वो इसको मंथली आपके पब्लिश करते हैं। सो अप्रैल 2026 के प्रोविजनल फिगर्स हैं आपके ईयर ऑन ईयर। देखो जब भी कुछ भी ना मेंशन हो ना, इन्फ्लेशन रेट हमेशा याद रखना ईयर ऑन ईयर ही होता है। सो अप्रैल 2026 में तो एक कंपैरिजन आपका अप्रैल 2025 से चल रहा है, तो 8.3% का रहा है, काफ़ी ज़्यादा WPI आपका हाई है। इससे पहले आपका ऐसे ना 3-4 की ऐसे मतलब 2-3 की रेंज में ही चल रहा था। और याद है पिछले साल के एंड के महीनों में डिफ्लेशन तो कोई है, नेगेटिव चल रहा था, और अब देखो कहाँ जाके हिट किया है 8.3% में। और इसका भी रीज़न क्या है? अगेन आपके फ्यूल प्राइजेज ही हैं। चलिए प्राइमरी ड्राइवर्स, फ्यूल एंड एनर्जी प्राइजेस, फूड आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, इस सब में देखो इसमें भी क्या है, फ्यूल और एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाने से ही ना अल्टीमेटली उसी की वजह से फूड आर्टिकल्स के भी ऊपर गए हैं, फर्टिलाइजर्स की कम हो गई होने की वजह से, तो सब कुछ ना घूम फिर के पॉइंट आपका एक ही जगह है। चलिए ये जो आपका WPI ना 3 मेन कैटेगरीज में कैलकुलेट होता है, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, और हर किसी को ना वेट्स दिए हुए हैं जो टोटल मिला के आपके 100% पूरा करते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स का वेट है 22.62%। इसमें वो सारी चीज़ें हैं, फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, जो आपके आगे यूज़ होते हैं और प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में। देन इसका इन्फ्लेशन रेट है 9.17%। फ्यूल एंड पावर का वेटेज है 13.15%। इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, कोल, मिनरल ऑयल सब आ गया। एंड मिनरल ऑयल्स का भी बेसिकली आपका यही है जो आपका बढ़ चुका है, जिसके दाम, इसका इन्फ्लेशन रेट तो सुनो 24.71%। देन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, इनका वेट सबसे हाई रहता है इसमें 64.23%। ये लार्जेस्ट कैटेगरी है, इसमें सारी आपकी इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं। इसका इन्फ्लेशन रेट रहा है 4.62%। चलिए ये अलग से फूड इंडेक्स भी इसका कैलकुलेट होता है, इसमें आपके सिर्फ फूड आर्टिकल्स लिए जाते हैं। तो फूड आर्टिकल्स ना आपके प्राइमरी आर्टिकल्स में भी आते हैं कुछ, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में भी आते हैं, तो इन दोनों को लेके आपका ये बनाया जाता है इंडेक्स। और इसमें क्या है, अच्छा एक बात ना याद रखना, WPI यानी कि हम होलसेल लेवल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वो लेवल नहीं है कि आप और मैं जाके जो मानो खरीद रहे हैं सामान मार्केट में, वो प्राइजेस नहीं होते। होलसेल में क्या होता है, आपका जो बल्क लेवल पर खरीदते हैं होलसेलर लेवल पर, वो प्राइजेस आपके होते हैं। सो अगर WPI फूड इन्फ्लेशन की हम बात करें तो वो 2.31% रहा है अप्रैल 2026 के लिए। नेक्स्ट है, RBI ऑफिशियली कैंसल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ मुंबई सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक ओवर फाइनेंशियल वीकनेस। तो देखिए RBI को ना जब भी लगता है ना कोई बैंक है जिसका या तो कैपिटल ठीक नहीं है, या कुछ भी उनके अंदर गवर्नेंस ठीक नहीं चल रही, या कुछ भी ऐसा पॉइंट उन्हें लगता है, वो कहते हैं नहीं ये बैंक का ना डिपॉजिटर्स के लिए चलना ठीक नहीं है, तो वो डिपॉजिटर्स के हित में सोचते हुए लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। तो सेम RBI को लगा कि ये जो आपका सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक है ना, ये सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। ना उनके पास कैपिटल थी इनफ, अर्निंग कुछ नहीं कर रहे थे, और स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रूल्स को भी आपके फॉलो नहीं कर रहे थे। तो RBI ने कहा कि डिपॉजिटर्स के हित में है, नहीं तो ये तो डुबा देंगे सारा डिपॉजिटर्स का पैसा जो इनके पास है, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस। और ये पावर RBI को मिली है अंडर सेक्शंस 22 सबसेक्शन 4 एंड 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। चलिए अब इन्होंने क्या कहा है, RBI ने कहा बस अब अपने ऑपरेशंस बंद कर दीजिए। उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है कि आप बैंड हो और आप कोई भी फ्रेश डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, और कोई भी डिपॉजिटर्स को अभी पैसे भी नहीं दे सकते। मतलब समझ रहे हो, कोई विड्रॉल भी करने जाएगा उसको भी नहीं पैसे मिलेंगे। और RBI ने ऑर्डर कर दिया है महाराष्ट्र रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक जो होता है उसको आपके जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो देखते हैं, मैनेज करते हैं, इसलिए उनको RBI ने ऑर्डर किया है टू शट डाउन द बैंक परमानेंटली एंड अपॉइंट अ लिक्विडेटर टू मैनेज द रिमेनिंग एसेट्स। अब आप कहोगे मैम डिपॉजिटर्स का क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखो DICGC का हमें पता है गारंटी मिलती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो RBI के ही अंतर्गत आता है। सो हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपीज़ की गारंटी है इसमें। सो आपका जो है ये 5 लाख रुपीज़ का ही लिमिट रहता है। मानो कि मेरी FD थी, ठीक है, 5 लाख की, अब वो इंटरेस्ट मिला के 6 लाख की हो गई है, लेकिन जो मुझे इंश्योरेंस मिला है वो 5 लाख ही मिलेगा। अब इसके बाद क्या होगा, पहले तो DICGC का कवर तो मिल जाता है सबको जितना अमाउंट होगा,
लेकिन उसके बाद जब आपकी पूरी लिक्विडेशन होगी ना, उसमें जो पैसे आपका जिस हिसाब से सारे क्रेडिटर्स को 1 बाय 1 पे किया जाता है, उसमें अगर पैसे बचते हैं तो फिर डिपॉजिटर्स को उनका बाकी पैसा मिलता है, नहीं तो सिर्फ जितना इंश्योर्ड होता है DICGC का वही मिलेगा। नेक्स्ट है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रोल्स आउट 4 न्यू क्रेडिट कार्ड्स, AU अनंता, AU लक्ष्य, AU तेजस एंड AU प्रथमा। सो AU अनंता बहुत हाई अर्नर्स और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए बेसिकली उन्होंने किया है, जिनको प्रीमियम पर्क्स चाहिए, मतलब ये ट्रैवल कार्ड्स हैं बेसिकली, तो जिनको हाई एंड ट्रैवल और लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं, पोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे, बोनस मिल जाएगा, इंश्योरेंस कवरेज भी इसी में मिल जाएगा। देन आपका है AU लक्ष्य, ये जेन जी और प्रोफेशनल्स के लिए है बेसिकली, ये एवरीडे लाइफस्टाइल सेविंग्स पर डिपेंड करता है, फोकस करता है विद रिवॉर्ड पॉइंट्स, क्योंकि इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज़ करो और डिस्काउंट्स मिलेंगे ग्रॉसरीज पे, ऑनलाइन फूड आपकी डिलीवरी पे, तो ये सब इसका रहेगा। एंड इसके साथ साथ AU तेजस जो आपके यंग सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, उनको डायरेक्ट कैशबैक मिलेंगे ऑन एवरीडे स्पेंडिंग कैटेगरीज, वेलकम गिफ्ट्स, ये सब कुछ रहेगा। AU प्रथमा ये फर्स्ट टाइम कार्ड यूज़र्स के लिए हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको, क्यों बेसिकली देखो जो फर्स्ट टाइम है वो अपने क्रेडिट स्कोर ही बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड लेते हैं, सो उनको वो उसमें हेल्प करेगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, बोनसेस एंड वेवर्स ऑन फ्यूल सरचार्जेस। नेक्स्ट है SEBI इंट्रोड्यूसेस गरुड़ा टू फास्ट ट्रैक द लॉन्च ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो AIFs आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके इवन की RBI के FM आपके फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का जो पेपर है उसमें स्पेसिफिकली आपके मेंशन्ड है सिलेबस में, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए। चलिए, SEBI जो है उन्होंने गरुड़ा मैकेनिज़्म दिया है अभी, तो ये क्या मैकेनिज़्म है, इसका फुल फॉर्म है ग्रीन चैनल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट। तो ये क्या है बेसिकली ना, अभी जो AIF हैं जब भी आपके लिस्ट होते हैं, फंड्स हैं, ठीक है, तो जब भी ये लिस्ट होते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, डिलेज होते हैं, तो RBI ने अब पूरा मैकेनिज़्म बनाया है कि ग्रीन चैनल है, जैसे अगर आप लोग कभी कस्टम्स से भी आए हो इंटरनेशनल ट्रिप से, तो होता है ना वहाँ पे भी ग्रीन चैनल, जो बस सीधे उनको ज़्यादा ना कुछ काम नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी उनका काम हो जाता है, सेम ऐसी ग्रीन चैनल है कि जल्दी जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट फ़ंड को अप्रूवल हम देंगे, और जैसे ही आपको अप्रूवल मिलेगा आप लिस्ट करो, पैसे लेना शुरू करो मार्केट से, है ना, रेज़ करना शुरू करो। अब इसमें आप टारगेट क्या है, टारगेट रहेगा इसके अंतर्गत कि जो वेटिंग पीरियड है वो 30 वर्किंग डेज से 10 वर्किंग डेज लेकर आना है फॉर रेगुलर स्कीम्स। चलिए हाइलाइट्स देख लेते हैं इस मैकेनिज़्म के। इसमें SEBI पूरा उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है कि वो कैसे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे, एंड उसमें आपका पूरा वो रिव्यू प्रोसेस को बहुत आसान करेंगे। इसके साथ साथ जो आपके बहुत पीरियड अभी लंबा लगता था, जैसे हमने देखा 30 डेज़ का लगता था, उसको भी वो कम करेंगे। फंड रेजिंग के प्रोसेस को बेसिकली वो ईजी बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो रेगुलर स्कीम्स हैं, जो भी फंड्स हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स विच आर मेंट फॉर स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंटर्स। स्टैंडर्ड इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, विच आर नॉन एक्रेडिटेड, उनको कोई भी एक्रेडिटेशन नहीं मिली होती है। ये जो भी रेगुलर स्कीम्स होंगी फॉर स्टैंडर्ड इन्वेस्टर्स, उनको लॉन्च करने दिया जाएगा विद इन जस्ट 10 वर्किंग डेज ऑफ फिलिंग देयर पेपर वर्क। तो 30 से इसको 10 पे ले आएंगे। दूसरा जो एंजल या फिर वेल्दी इन्वेस्टर फंड्स होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े एंजल फंड्स के लिए होते हैं, या फिर जो स्कीम्स आपकी फोकस करती हैं लार्ज और वेल्दी इन्वेस्टर्स पे, जिसे हम एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, उनको तो क्या कहा गया है कि आप तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो रेजिंग मनी ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर सबमिटिंग देयर डॉक्यूमेंट्स टू SEBI। तो ये बहुत उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ साथ अगर कोई फर्स्ट टाइम फंड्स हैं, कोई फंड मैनेजर फर्स्ट टाइम ला रहा है जिन्होंने पहले कोई भी लॉन्च नहीं किया है, उनके लिए भी जो रहेगा लॉन्च ईदर फ्रॉम द ऑफिशियल डेट दे गेट रजिस्टर्ड विद SEBI और 10 वर्किंग डेज आफ्टर फाइलिंग देयर डॉक्यूमेंट्स विच एवर डेट कम्स लेटर, तो उस पर वो अपना मनी को रेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹37,500 करोड़। तो देखो, कोल गैसिफिकेशन समझो पहले क्या होता है। ये ना एक केमिकल प्रोसेस है जिससे जो कोल होता है, हमें पता है ना, कोयला आपका,
तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है क्लीन बर्निंग गैस में रादर दैन बर्निंग इट डायरेक्टली। तो एक केमिकली प्रोसेस आपकी कंडक्ट की जाती है कि उसको हम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दें, उससे क्या आपका पॉल्यूशन कम होता है। ये एक क्लीनर वे होता है टू यूज़ कोल रिजर्व्स, क्योंकि देखो इंडिया के पास ना कोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वही है, हमारे पास फ्यूल और पेट्रोल नहीं आया, एलपीजी नहीं मिला, एलएनजी नहीं मिला, लेकिन कोल बहुत मिला है। अब कोल से क्या होता है, उससे एनवायरनमेंट बहुत हार्म होता है, तो उसके लिए कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस बनाई गई जिससे एनवायरनमेंट हार्म ना हो। और ये चीज़ क्यों आपकी स्कीम लाई गई है, इससे जो हमारा नेशनल टारगेट है टू गैसीफाई 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल बाय 2030, ये हम चाहते हैं। चलिए फाइनेंशियल आउटले हमने देख लिया, 37,500 करोड़ है स्कीम का। 3 कैटेगरीज में इन्होंने बांटा है। कैटेगरी 1 को 15,000 करोड़ दिए हैं, जिसमें आपके सारे गवर्नमेंट PSUs आएंगे, उनको सरकार हेल्प करेगी। कैटेगरी 2 में भी अगेन 15,000 करोड़ फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट PSUs, तो बेसिकली आपके PPP टर्म्स में आएंगे यहाँ पे। देन कैटेगरी 3 जिसको 7,500 करोड़ दिए जाएंगे, विच विल इंक्लूड योर स्मॉल स्केल प्लांट्स एंड डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स। इससे क्या होगा कि आपकी ना हर कैटेगरी को हेल्प मिलेगा, कोई भी पीछे नहीं रह जाएगा। चलिए और इंसेंटिव्स देख लेते हैं कि स्कीम में कैसे दिए जाएंगे। सो सब्सिडी क्या रहेगी, कोई भी एलिजिबल प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा ऑफ अप टू 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ देयर प्लांट एंड मशीनरी। और ये इंसेंटिव्स ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार वो दे देंगे सारा, दे विल बी रिलीज्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स लिंक टू द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। चलिए इसके साथ साथ इन्होंने सीलिंग्स भी लगाई हैं कि 20% ये नहीं आप लोग जितना मर्जी लेते रहो। सीलिंग है कि जो सिंगल प्रोजेक्ट को होता है मैक्सिमम इंसेंटिव, वो सिर्फ 5,000 करोड़ रुपीज़ तक का ही मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसे देने लग गए तो फिर समझ रहे हो ना, 15,000 करोड़ अगर कैटेगरी 1 का है तो हो सकता है एक ही प्रोजेक्ट ना सारा ले ले, तो इसलिए इन्होंने आपके कैप्स लगाए हैं। पर प्रोडक्ट कैटेगरी, सो एक नो सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी कैन क्लेम मोर देन 9,000 करोड़ रुपीज़ इन टोटल इंसेंटिव्स विद द एक्सेप्शंस ऑफ सिंथेटिक नेचुरल गैस एंड यूरिया। उनको एक्सेप्शन रखा है, बाकी प्रोडक्ट्स को सिर्फ 9,000 करोड़ रुपीज़ ही मिलेगा। पर कॉर्पोरेट ग्रुप भी उन्होंने रखा है कैपिंग, सो एक कॉर्पोरेट ग्रुप, एक सिंगल बिजनेस एंटिटी या कॉर्पोरेट ग्रुप को सिर्फ 12,000 करोड़ रुपीज़ तक का ही मैक्सिमम सपोर्ट दिया जाएगा फॉर ऑल इट्स कंबाइंड प्रोजेक्ट्स। चलिए एक्स्ट्रा पर्क्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है। सो बोनस बेनिफिट्स इसके सिवा और भी सरकार देगी, जैसे कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स फ्रॉम दिस स्कीम कैन बी कंबाइंड ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स फ्रॉम कमर्शियल कोल माइनिंग और अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, मतलब जो ऑलरेडी चल रही हैं स्कीम्स उसमें भी आप मदद ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है दे हैव एक्सटेंडेड कोल लिंकेज टेन्योर्स अप टू 30 ईयर्स अंडर दी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर ऑक्शन फ्रेमवर्क। तो 30 ईयर्स तक आपका टेन्योर रहेगा, अगर कोई कॉर्पोरेट है उनको कोल का मिलेगा। देन इसके साथ साथ द स्कीम इज टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक, सो कंपनीज कैन यूज एनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी दे प्रेफर। सो द यूज़ ऑफ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली एनकरेज सरकार ज़्यादा करेगी, बट ग्लोबल भी अगर कोई कंपनी यूज़ करना चाहती है सरकार उनकी भी पूरी तरह से हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो स्टिक है कि इंडिजीनियस ही आपको करनी है। चलिए प्रोजेक्ट्स जो हैं बिल्कुल आपके ट्रांसपेरेंटली सिलेक्ट किए जाएंगे, आपकी बिडिंग होगी, ऑब्वियसली जिसकी बिड आपकी लोएस्ट रहेगी उनको मिलेगा आपका प्रोजेक्ट। चलिए स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले तो देखो एनर्जी सिक्योरिटी का भी शुरू की क्या स्लाइड्स में, यही तो हमने पढ़ा ना, बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम में कि हम अपनी जो इम्पोर्ट्स हैं हमारे इतने महंगे हो चुके हैं, LNG के, यूरिया के फॉर फर्टिलाइज़र, अमोनिया, मेथनॉल, इन सबको हम कट करना चाहते हैं। And the initiative specifically targets gasification of roughly 75 million tons of coal and lignite to produce syngas and other downstream chemical products. नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी लॉन्चेस 189.79 करोड़ रुपीज़ मिजोरम जिंजर मिशन। सो ये आपकी जो यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उन्होंने ये लॉन्च किया है, एंड इसका ऑफिशियल नेम तो रहेगा सस्टेनेबल जिंजर कल्टीवेशन एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इसमें क्या है, बेसिकली आपका होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, मतलब कि गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट, हर कोई मिलके इस पर काम करेगा। सो अलग अलग मिनिस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, सब मिलके काम करेंगे अलॉन्ग साइड नाबार्ड, आईकार एंड अपेडा। चलिए इसमें क्या होगा, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हब एंड स्पोक मॉडल बनाया जाएगा। सो एक सेंट्रल हब बनाया जाएगा, प्रोसेसिंग हब, वो कहाँ बनाया जाएगा, आपके मुआलकावी इन चंपाई डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, जो मिज़ोरम का हाईएस्ट जिंजर प्रोड्यूसिंग एरिया है।
एंड ये जो फैसिलिटी है आपकी हैंडल की जाएगी, बहुत लार्ज स्केल इन्वेस्टर्स उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली देखो उसमें पैसा बहुत लगेगा। देन स्पोक सेंटर्स बनाए जाएंगे, हब होता है मेन, ठीक है, फिर उससे ऐसे स्पोक्स निकाले जाते हैं। सो 3 स्मॉलर सपोर्टिंग स्पोक यूनिट्स बनाए जाएंगे एट तुआलचेंग, वापाई एंड जोथलांग। और ये क्या होंगे, ये लोकल फार्मर सोसाइटीज चलाएंगी इन वाले स्पोक सेंटर्स को। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इज टारगेटेड फॉर कंप्लीशन विद इन दिस ईयर विद फुल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस कमेंसिंग बाय नेक्स्ट ईयर। चलिए अब देख लेते हैं कि देखो सरकार इसमें क्या हेल्प कर रही है। सो फार्म मैकेनाइजेशन, सोलराइजेशन, सस्टेनेबल कल्टीवेशन, सब में सरकार हेल्प करेगी। इन कंपोनेंट्स को मर्ज किया जाएगा, जो डिफरेंट स्कीम्स के अंतर्गत आते हैं ना, उसको इस स्कीम के साथ मर्ज किया जाएगा। इसके साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग में भी हेल्प करेगी। सो उस विंग को भी 30.13 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन किए गए हैं अंडर दिस स्कीम। एंड जो भी कोई गैप फंडिंग होती है इज़ बीइंग फनल्ड इमिडिएटली थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स फोकस डेवलपमेंट कंपोनेंट। चलिए इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट है, सो आपका क्या है, पहले क्या होता था, रॉ जिंजर का ट्रेड होता था। अब इसको क्या है, वो इसको जिंजर पाउडर, एसेंशियल ऑयल्स, अलग अलग चीज़ों में करेंगे, क्योंकि ना उसका ना फ़ायदा बहुत है। जो जिंजर उस आपके उगाई जाती है ना वहाँ पे, वो बहुत उसके ना मेडिसिनल पर्पसेस बहुत है, काफ़ी हेल्दी होती है। सो इसलिए अब उसको काफ़ी आगे बेनिफिट्स करके, क्योंकि देखो एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना है। अब एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हम देखो अपने इंसानों में भी हम क्या बात करते हैं, हम यही कहते हैं ना, अपना एक वो एक्स फैक्टर ढूंढो। तो हमें भी अगर अपने एज कंट्री एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो हमें वो अपना एक्स फैक्टर ढूंढना है ना, इसलिए ये मिशन सारे लॉन्च होते हैं आपके टाइम एंड अगेन। चलिए लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी रहेगी विच टारगेट्स हाई वैल्यू एंट्री पॉइंट्स इनटू साउथ ईस्ट एशियन, मिडिल ईस्टर्न एंड यूरोपियन मार्केट्स। नॉडल मिनिस्ट्रीज़ की कौन सी रहेगी, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रहेगी। एक बात याद रखना, जो आपके 2 मिज़ो जिंजर्स हैं उनको GI टैग मिला था 2021 में, थिंगपुई एंड थिंगलेदम। सो इसके साथ साथ ना नीति आयोग ने मिज़ोरम को इवन जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया भी डेजिग्नेट किया था। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी फेलिसिटेट्स लीप्स 2025 विनर्स अक्रॉस 13 कैटेगरीज सेलिब्रेटिंग एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स एंड इनोवेशन। तो देखो अभी ना न्यू दिल्ली में एक सेरेमनी हुई थी, उसमें ना आपके लीप्स, तो लीप्स इज़ योर लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। ये ना आपका अवार्ड्स होते हैं, हर साल आपके दिए जाते हैं। सो ये आपके लाए गए थे। इसमें क्या होता है, आपके ना डिफरेंट जो भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म करती हैं उनको ये मिलते हैं। सो इसमें क्या है, आपके लॉजिस्टिक्स रिलेटेड ये अवार्ड्स हैं। इसके साथ साथ ना क्या था, इसी आपकी ओकेजन पे लीड्स यानी कि लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2025 रिपोर्ट भी लाई गई। तो 2 चीज़ें हैं याद रखना, एक है लीप्स, एक है लीड्स, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में, ठीक है। अब सबसे पहले ना हम लीप्स 2025 को समझते हैं। लीप्स 2025 क्या है, ये एक इनिशिएटिव है जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशंस को रिवॉर्ड किया जाता है, ठीक है, को जो लॉजिस्टिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अंडर योर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एंड नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के साथ अलाइन कर रही हैं, आपकी ग्रीन लॉजिस्टिक्स को फॉलो कर रही हैं, एनवायरनमेंट को हेल्प कर रही हैं, कॉस्ट कम कर रही हैं लॉजिस्टिक्स की, तो उन सबको किया जाता है अवार्ड। सो इसमें क्या है, आपके 13 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपके सेगमेंट्स आपको गिवन है, आपको पूरा मैंने टेबल दिया हुआ है। सो ये आप रीड कर लीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, अगर ई कैटेगरी देखोगे, स्पेशल कैटेगरीज, उसमें सर्विस डिलीवरी फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेशंस, उसमें डिलीवरी लिमिटेड को मिला है, मतलब डिलीवरी से मंगवाते हैं ना, आपका सामान कभी कभी आता होगा, तो ऐसे ही सबको दिया गया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने अच्छा आपका परफॉर्मेंस किया। चलिए अब है लीड्स। सो लीड्स 2025 क्या है, ये रिपोर्ट है, ये बेसिकली आपके स्टेट्स को रैंक करती है कि स्टेट वाइज कौन लॉजिस्टिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब ये जो है ये 7th एडिशन आपका लाया गया 2025 का रिपोर्ट में, एंड ये आपका 2018 से लॉन्च किया हुआ है इंडेक्स। देखो वर्ल्ड बैंक का ना एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है कंट्रीज़ के लिए, उसी के बेस पे इंडिया ने अपना बनाया था कि हम अपना एक निकालेंगे जिसमें हम स्टेट्स को रैंक करेंगे, जिसे हम लीड्स बोलते हैं। सो अब क्या है, देखो पहले ना ये 3 टियर सिस्टम होता था, इस एडिशन से ना ये 4 टियर ग्रेडिंग फ्रेमवर्क में चले गए हैं। अब इसमें आपके एग्जाम्पलर्स, हाई परफॉर्मर्स, एसिलरेटर्स और ग्रोथ सीकर्स 4 कैटेगरीज हैं। अब क्या होता है, ये कैलकुलेट करने के लिए ना वेटेज दी जाती है, तो 59% वेटेज इस साल से आपके मेजरेबल इंडिकेटर्स को दी गई है और 41% वेटेज आपके परसेप्शन और फीडबैक्स को दी गई है।
चलिए एग्जाम्पलर्स हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से स्टेट्स दिए गए हैं, यानी कि टॉप परफॉर्मिंग बेस्ट जो रहे हैं। सो कोस्टल स्टेट में तमिलनाडु को मिला है सबसे बेस्ट, लैंडलॉक स्टेट में उत्तर प्रदेश को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिजोरम को और यूटी में दिल्ली को। चलिए करंट स्टेट ऑफ इंडियाज़ लॉजिस्टिक्स सेक्टर क्या है। सो लॉजिस्टिक्स क्या है, आपका ये जो सामान हम इधर उधर ट्रेन से, रेलवे से, आपके एयर ट्रांसपोर्ट से, आपके ट्रक से, जिस मर्जी से, रोडवे से, जिससे भी भेजो, लॉजिस्टिक्स यही है, शिप से। So moving goods across India currently cost roughly 8% of the country's gross domestic product based on data from 23 to 24। मतलब बहुत ह्यूज कॉस्ट है, 8% समझ रहे हो जीडीपी का। चलिए अभी भी इन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि कुछ रेड फ्लैग्स और बॉटल नेक्स हैं। वो क्या क्या हैं, कुछ अभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, जैसे कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी गैप्स हैं। देखो पता ही है हमें, रोड्स कहीं पे अच्छी हैं कहीं पर नहीं है। देखो इतने हाईवेज बन गए हैं, फिर भी कहीं पे भी अभी भी हमारे रोड सही नहीं है। कहीं पे आपके बहुत मेजर सी पोर्ट्स में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, रेलवे लाइंस के कनेक्शंस कहीं पे स्मूथ नहीं हैं। अभी भी देखो जो 60% कार्गो है ना, वो रोड्स के थ्रू ही मूव करता है, तभी तो इतने ट्रक्स चलते हुए दिखते हैं ना हमें, एंड बहुत फ्रेगमेंटेड है। सो जो इंडस्ट्री है ना लॉजिस्टिक्स की हमारी, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। स्मॉल स्केल हमें पता है कि ट्रक ऑपरेटर्स आपके हैं। इसके साथ साथ मल्टी स्टेट रूल्स हैं, तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है इतना पेपर वर्क होता है, ट्रक्स को देखा नहीं है, रोक रोक के चेकिंग इतनी होती है, तो ये अभी भी कहीं ना कहीं बॉटल नेक्स हमारे हैं। नेक्स्ट है इंडिया स्ट्रेंथन्स ग्लोबल टेलीकॉम लीडरशिप एट ITU काउंसिल 2026 इन जेनीवा। तो आपकी जेनीवा स्विट्जरलैंड में हुई थी अभी ये काउंसिल। सो इंडिया ने यहाँ पर अपने टेलीकॉम पॉलिसी मेकिंग काफ़ी कुछ बताया, जैसे कि उन्होंने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के बारे में भी बात की है। चलिए ITU के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और एक बात याद रखना, 1865 में बन गई थी, और तब इसका नाम इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन होता था, और ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन दी वर्ल्ड। हेडक्वार्टर्ड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 193 मेंबर स्टेट्स हैं, और 1000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट एकेडमिक एंड इंटरनेशनल एंटिटीज़ इसका पार्ट है। मैंडेट क्या है इसका, सो आपका जो भी ग्लोबल लेवल पर रेडियो स्पेक्ट्रम शेयर होता है, सैटेलाइट की ऑर्बिट्स क्या रहेंगी, क्योंकि ऐसे तो कोई भी कंट्री छोड़ता रहेगा सैटेलाइट ऊपर और कहेगा ये मेरी ऑर्बिट है, पर वो डिसाइड करना, इंटरनेशनल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड सारे इसमें डिसाइड होते हैं। देखो इसमें क्या है, इसके ना 3 पिलर्स हैं। ITU-R यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ITU-T स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विच रिलेटेड टू योर ग्लोबल टेक प्रोटोकॉल्स एंड न्यू network blueprints, and ITU-D which is related to your development। चलिए सेक्रेटरी जनरल है करंटली इसकी मिस डोरीन बॉगदान मार्टिन, जो यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। नेक्स्ट है इंडिया एज्यूम्स चेयर ऑफ कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। सो आपका अभी चेयरशिप मिली है इंडिया को। सो देखो इससे क्या होगा, ये जो पोजीशन इंडिया को कहीं पर भी मिलती है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक देखो वर्ल्ड मैप में भी हम आते हैं, हमें जानते हैं, and it will help India lead the global consolidation, revision and development of international security standards for information technology products। तो समझ लेते हैं है क्या कॉमन क्राइटेरिया। सो कॉमन क्राइटेरिया फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इवैल्यूएशन, तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कंप्यूटर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस देने के लिए। ये देखता है कि जितने भी IT प्रोडक्ट्स हैं ना, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, स्मार्ट कार्ड कुछ भी है, उनका एवैल्यूएशन प्रॉपर सेट स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हुआ है या नहीं, वो सेफ़ टू यूज़ है या नहीं है। इसकी ना 2 बॉडीज़ आती हैं कॉमन क्राइटेरिया के अंतर्गत, CCRA यानी कि कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट, और कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड, और यही है CCDB जिस पे आपको ध्यान देना है। ये टेक्निकल आर्म है रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग दी स्टैंडर्ड्स, मैनेजिंग टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स एंड डिसाइडिंग द फ्यूचर रोड मैप ऑफ सिक्योरिटी इवैल्यूएशंस, और इसकी चेयरशिप अब हमें मिल गई है। चलिए इंडिया से रिप्रेजेंट कौन करेगा इस चेयरशिप को। सो इंडियन कॉमन क्राइटेरिया सर्टिफिकेशन स्कीम है, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है, वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली होस्ट 10 इंडियन ओशन डायलॉग। सो ये 10th एडिशन हुआ है, न्यू दिल्ली में आपका हुआ है। देखो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया के पास ना 25 से 27 के टर्म के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की चेयरशिप भी हमारे पास ही है। सो आपका ये इवेंट 2 दिन का चला था, और थीम थी इसकी इंडियन ओशन रीजन इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड।
चलिए हाइलाइट्स देख लेते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स और IORA के सेक्रेटरीट ने, और ये लोकेटेड कहाँ है IORA का सेक्रेटरीट? इबीन, आपके रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस में। चलिए इसमें आपके मेजर देख लेते हैं कि क्या बातचीत हुई। स्पीच दी थी हमारे यूनियन मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल जी ने, और उनमें उन्होंने कहा है कि विमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियाज़ मैरीटाइम एंड शिपिंग सेक्टर हैज़ शॉट अप बाय 340% सिंस 2020। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट अपने, क्योंकि विमेन जेंडर इश्यूज़ आपके पेपर का पार्ट है, ESI का, उसमें लिख लेना। चलिए इंडिया स्ट्रैटेजिक विजन फॉर द ओशन, तो ये देखो कहीं ना कहीं ये जो सारी डायलॉग्स होते हैं ना हमारे इस विजन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारा महासागर विजन है विच इज़ म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी है कि हमें हमारे सारे जो नेबरहुड्स हैं, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ पॉजिटिव रिलेशंस मेंटेन करने हैं, खासकर इंडियन ओशन रीजन में, जिससे हम चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर सकें। देखिए अगर आप RBI का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ये सब जानना ज़रूरी है, खासकर आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं बैंकिंग का कर रहा हूँ, तो आप क्या किया करो, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग जो है पढ़ के उसका मेन आप देख लिया करो, न्यूज़ क्या कह रही है। नेक्स्ट है नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनर्ड 5 states for their outstanding work in connecting state welfare and public utility services with DG Locker। तो सबसे पहले गुजरात को दिया है उन्होंने डिजी लॉकर पे, अपनी पूरी स्टेट की ऑलमोस्ट 65% सर्विसेज वो डिजी लॉकर के थ्रू दे रही हैं। राजस्थान को भी उन्होंने किया है, उन्होंने ऑफिशियल फैमिली रजिस्टर प्रोग्राम लॉन्च किया और उसको इंटीग्रेट कर दिया है विद डिजी लॉकर। केरलम को मिला है, उन्होंने 117 गवर्नमेंट सर्विसेज को 7 दिन के अंदर डिजी लॉकर पर वो लेकर आए। देन कर्नाटका को दिया है 73% ऑफ इट्स गवर्नमेंट सर्विसेज वो इस प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। इसके साथ साथ नागालैंड को मिला है, उनको स्पेशल टाइटल मिला ऑफ डिजिटल राइजिंग स्टेट, क्योंकि उन्होंने मोर देन 32 पब्लिक सर्विसेज को डिजी लॉकर सिस्टम पर लेकर आए हैं 1 महीने में। देखो डिजी लॉकर है क्या, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, आपके फ़ोन में ऐप भी होगी और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, देखो मैं तो पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ, खासकर ना ड्राइविंग लाइसेंस ना हर बार उठाना नहीं पड़ता, आराम से ना डिजी लॉकर में दिखा दो अगर कोई भी पूछता है। ये एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर इशुएंस, स्टोरेज एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स, मतलब आपका 10th का हर चीज़ का सर्टिफिकेट ना इस पर आप स्टोर कर सकते हो। एंड इसे जुलाई 1 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, और इसे मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। और देखो जो रूल 9A है ना ऑफ द IT रूल्स 2016, उसके अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में हैं या उस पर इशूड हैं, दे आर लीगली एट पार विद ओरिजिनल फिजिकल सर्टिफिकेट्स। तो अगर कोई भी कहे ना डिजी लॉकर की मान्यता नहीं है, उसको ये रूल खोल के दिखा देना। रूल 9A ऑफ IT रूल्स 2016। और देखो हर सिटीज़न को, आप और मैं जैसे कि हमें कुछ भी स्टोर करना है तो 1 GB ऑफ फ्री क्लाउड स्टोरेज स्पेस भी मिलती है इसमें। नेक्स्ट है इंडियाज़ फार्म एक्सपोर्ट्स हिट रिकॉर्ड हाई डिस्पाइट US टैरिफ्स, रोरिंग पास द $50 बिलियन मार्क इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो देखो बहुत ये वाली न्यूज़ जो है स्पेसिफिकली RBI के लिए मैं कहूँगी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका सिलेबस में इंडियन एग्रीकल्चर गिवन है। चलिए देख लेते हैं एक्सपोर्ट्स। इतना देखिए हम देख रहे हैं बड़े हैं, क्यों बड़े हैं, डिस्पाइट के US के इतने टैरिफ्स हम पर लगे थे। देखो इंडिया ने ना नई मार्केट्स ढूंढी, इतने हमारे FTA साइन हुए, जैसे कि इंडिया का सी फूड और मेरीन एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें चाइना, वियतनाम, जापान, बेल्जियम की तरफ भी हम देख रहे हैं हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। देन ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेजेस, जैसे कि वर्ल्ड का टॉप जो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं ब्राज़ील और वियतनाम, उनके पुअर क्रॉप यील्ड्स हुए, जिसके फ़ायदा इंडिया को हुआ और इंडिया ने वो गैप को फिल किया। देन फोकस ऑन प्रोसेस्ड फूड्स, इंडिया जो है रॉ, अभी हमने जिंजर वाले मिशन में भी देखा ना, हम रॉ गुड्स से ना मूव कर रहे हैं कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स दें, उसको ऑयल्स में डाल के मिक्स करके दें, उसके पाउडर बना के दें, तो उस पर अब हम फोकस कर रहे हैं। देन गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 है, जिसमें आपका फोकस है डबलिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बाय एक्सपैंडिंग द वेराइटी ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एग्रेसिवली प्रमोटिंग लोकल ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल इंडियन प्रोडक्ट्स। देन कृषि उड़ान योजना 2.0,
सो इसमें क्या है, आपका एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाता है कि जो भी पेरिशेबल गुड्स है ना, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें पता है जल्दी ख़राब हो जाती है, सो उसको आपका एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू लाया जाता है, जिससे क्या होता है, आपकी हेल्प हो जाती है कि वो जल्दी, वरना ख़राब हो जाएंगे ना अगर हम दूसरे यातायात को यूज़ करेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स, तो आपकी सरकार की बहुत आपने सुनी भी होगी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है। सो क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट को ना एक मिनी एक्सपोर्ट जोन बनाया हुआ है। इसमें क्या है, आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट पे फोकस किया गया है टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड उसकी ग्लोबल सेल्स को। चलिए इसके साथ साथ अपेडा है आपका। अपेडा आपका फोकस कर रहा है, फार्मर कनेक्ट पोर्टल है उनका, ऑनलाइन मीटिंग प्लेस है जिसमें सारे आपके एफपीओज जो हैं, कोऑपरेटिव्स जो हैं, वो आपस में आके बात करते हैं, सेल भी करते हैं देयर गुड्स डायरेक्टली टू इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स। देन भारतीय इनिशिएटिव है अपेडा का। एक ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है डिजाइन टू बैक 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स. So it focuses heavily on high value organic and GI tagged products to hit an aggressive target of $50 billion in specific niche exports by 2030. चलिए नेक्स्ट है, गवर्नमेंट बैन शुगर एक्सपोर्ट्स टू कंट्रोल डोमेस्टिक प्राइसेस अंटिल सितंबर। तो ये जो है ना आपका कौन इशू करता है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बताता है कि ये आपकी जो पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या रहेगी। तो शुगर को उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड पे डाल दिया, रेस्ट्रिक्टेड था पहले, उससे प्रोहिबिटेड पे डाल दिया है, मतलब बिल्कुल बैन है, भेजना ही नहीं है इंडिया से बाहर। चलो डीजीएफटी क्या है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको बनाना, ड्राफ्ट करना, एग्जीक्यूट करना इन्हीं का काम है। आपके इंडिया के एक्सपोर्ट्स को, इम्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट करना है, कैसे मैनेज करना है, सब यही देखते हैं। एंड डीजीएफटी आपका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और इनके 24 रीजनल ऑफिस भी हैं। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन कैप्चर फील्ड लैब लॉन्च्ड इन आईआईटी बॉम्बे। तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ये लॉन्च की है। ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी रहेगी, आईआईटी बॉम्बे में से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ऑफिशियली इनॉग्रेटेड भीम मंडली इको हेरिटेज साइट इन संबलपुर ओडिशा। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है, ये आपका नाक्तिद्यूल ब्लॉक है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का ओडिशा में, वहाँ पे लोकेटेड रहेगा और इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है विद बजट ऑफ ओवर 8.30 करोड़ रुपीज़। चलिए नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव्स अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नागपुर थ्रू लॉन्ग टर्म लाइसेंस इन्वॉल्विंग प्राइवेट पार्टनर अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। Next, new Annapurna Bhandar scheme launched in West Bengal to give 3,000 rupees monthly to women, replacing the Lakshmi Bhandar scheme. तो पहली स्कीम होती थी, अब अन्नपूर्णा भंडार स्कीम है। इसमें पता है क्या होगा, जो भी सिंगल एलिजिबल वुमेन हैं, उनको कोई भी, मतलब रिगार्डलेस ऑफ एनी सोशल कैटेगरी, उन्हें हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम June 1, 2026। नेक्स्ट है, मेरी रसोई योजना लॉन्च्ड इन पंजाब टू गिव फ्री किचन किट्स टू 40 लाख फैमिलीज। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने ये लॉन्च की है। इसमें क्या है, आपके ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत ही इसे रन किया जाएगा। इसमें आपके फ्री फूड किट्स दी जाएंगी टू नियरली 40 लाख लो इनकम फैमिलीज़। तो ये जो किट है ना, ये 3 महीने में एक बार दी जाएगी और हर किट में क्या होगा, 2 kgs ऑफ मूंग एंड चना दाल, 2 kgs ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ आयोडाइज सॉल्ट, 200 ग्राम्स ऑफ टर्मरिक एंड 1 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल उन्हें दिया जाएगा। और ये आइटम्स जो हैं इन्हें गैदर और पैक करेगी मार्कफेड, जो कि पंजाब की स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है, और एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखेगा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज पंजाब। नेक्स्ट है, एग्रीमेंट साइन बिटवीन डिजिटल भारत निधि, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL, एंड आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबर नेट लिमिटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश। तो 5 पार्टीज़ हैं, याद रखना। चलिए, जो फंडिंग है पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2,432 करोड़ रुपीज़ की दी है फॉर आंध्र प्रदेश, के वहाँ ये रोल आउट किया जाएगा, क्योंकि देखो आंध्र प्रदेश को ना हब भी बनाया जा रहा है हमारा AI का। देन जो इनिशिएटिव है, इट इज़ डिज़ाइन टू डिलीवर मोर देन 5 लाख रूरल होम फाइबर कनेक्शंस अक्रॉस द स्टेट। एंड देखो आजकल ना सब कुछ ऑनलाइन जा चुका है, इतना ज़रूरी हो चुका है ना कि ये भी ना, पहले लग्जरी होती थी, लग्जरी से ना मुझे लगता है थोड़ा टाइम में नेसेसिटी बन जाएगी, बन भी गई है कि सबको चाहिए नेट कनेक्टिविटी। चलिए, डिजिटल भारत निधि क्या है? ये आपका
जो पहले था ना, इसका नाम होता था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड या USOF, फॉर्मली इसका ये नाम था। अब उसका नाम डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। सो ये ना आपके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंतर्गत ही है, और इसका क्या काम है, ये फंड ही है एक तरह से। ये फंड करता है और सपोर्ट करता है यूनिवर्सल टेलीकॉम एक्सेस इन अंडर सर्व्ड रूरल, रिमोट एंड अर्बन स्पेसेस। एंड DBN जो है आपका, इट ड्राइव्स वाइटल कनेक्टिविटी मिशंस इंक्लूडिंग दी 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट एंड मोबाइल डिप्लॉयमेंट्स ऑल्सो अक्रॉस योर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज एंड बॉर्डर रीजन्स। मतलब इनका काम सिर्फ भारत नेट को ही नहीं ले जाना है, आपके मोबाइल फ़ोन्स, मतलब हर चीज़ को है इसके अंदर। डिजिटल के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है ना, सब आएंगी। चलिए, ये जो अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम हम बात कर रहे हैं ना, ये क्या है आपका। सो ये ओरिजिनली आपका यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया था अगस्त 4, 2023 को, और इसका टोटल आउटले है 1.39 लाख करोड़ रुपीज़ का, टू शिफ्ट फ्रॉम विलेज लेवल एक्सेस पॉइंट्स टू डायरेक्ट ऑन डिमांड होम फाइबर कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइंस MOU विद डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन। ये आपकी डिवीजन आती है अंडर योर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, MITI जो आपकी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके अंतर्गत ही आती है। देन टू स्ट्रेंथन मल्टीलिंगुअल आयुष डिजिटल सर्विसेज। तो ये जो आपका कोलैबोरेशन है, जितना भी देखो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जो भी आयुष के अंतर्गत आपकी आती हैं, उन सब पर फोकस रहेगा। सो भाषिनी आपका जो है एक AI ड्रिवन लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट की जाएंगी अंडर योर भाषिनी। सो इसमें आपके पूरा का पूरा जितना भी आयुष का इकोसिस्टम है ना, उसमें जो भी सब कुछ उनको नॉलेज पता है, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा ऑन भाषिनी प्लेटफॉर्म इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। और वॉइस टू वॉइस ट्रांसलेशन सर्विसेज भी इसमें रहेंगी, अलाइंग यूजर्स टू इंटरैक्ट विद आयुष प्लेटफॉर्म्स यूजिंग देयर नेटिव डायलैक्ट्स। तो आपका देखो, ये भाषिनी क्या है, डिजिटल इंडिया भाषिनी। सो भाषिनी का फुल फॉर्म है भारत लैंग्वेज इंटरफेस फॉर सर्विसेज एंड AI। ये इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, और इसी को यूज़ करके अब आपका पूरा का पूरा जो भी हमारे आयुष का हमें नॉलेज है, उस सबको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इन रीजनल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी साइंस MOU विद प्रसार भारती टू एम्पलीफाई अवेयरनेस इनिशिएटिव्स। तो देखो, ऑब्वियसली प्रसार भारती के अंतर्गत दूरदर्शन आता है, तो उसको यूज़ करके वो बिल्कुल आपके रीजन टू रीजन जाएंगे, ताकि लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस दी जा सके। इसको आपके साइन किया है एग्रीमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य सिन्हा जी ने, जो जनरल मैनेजर हैं IEPFA के, और श्री संजय प्रसाद जी ने, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं प्रसार भारती के। चलिए, IEPFA है क्या। इसको ना 2016 में इस्टेब्लिश किया था। ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। इसको याद रखना, ये कोई सेबी के अंतर्गत नहीं आती, आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इनका काम क्या है, जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स को बचाना, उनको हेल्प करना, उनको अवेयर करना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। देन नेक्स्ट है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे हम CII कहते हैं, एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम्स साइंस साइंड अ फॉर्मल एग्रीमेंट टू इम्प्रूव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी यूसेज इन इंडियन इकोनॉमीज। और ये एग्रीमेंट साइन हुआ है ड्यूरिंग CII एनुअल बिजनेस समिट, जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है इंडिया AI साइंस MOU विद कर्या टू स्ट्रेंथन इंक्लूसिव AI इकोसिस्टम। बहुत सारे देखो MOU साइन हुए हैं, मतलब AI के फील्ड में तो ना होते ही रहते हैं साइन। चलिए, इंडिया AI एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। देखो, सारे ये MITI के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जितने भी डिजिटल से आते हैं ना, मोस्टली इसी के अंतर्गत आपको मिलेंगे, और अलग अलग डिविजन्स होती हैं सारी। सो उन्होंने MOU साइन किया है कर्या, ये एक सोशल इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन पुणे टीम्ड अप विद फ्रेंच सॉफ्टवेयर जायंट Dassault Systems टू बिल्ड हाई टेक एक्सपीरियंस सेंटर फॉर डिजिटल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एट द यूनिवर्सिटीज अकुर्दी कैंपस इन पुणे। नेक्स्ट है धाश डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड एंड IIT रोपर्स डिफेंस रिसर्च एंड इनोवेशन फाउंडेशन, पंजाब में जो लोकेटेड है, साइंड MOU टू जॉइंटली डेवलप ऑल टेरेन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स एंड रोबोटिक कॉम्बैट व्हीकल्स अंडर द गवर्नमेंट्स इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी।
Next, the Indian Army officially added 2 new homegrown combat systems to its arsenal. तो एक इन्होंने ULPGM किया है और दूसरा किया है अग्निका VTOL-1। मतलब सब ना, आज आपको लग रहा होगा इतना AI है, पर देखो AI फ्यूचर है। चलिए, ये जो दोनों हैं ना, ये आपके उन्होंने परचेज़ किए हैं फ्रॉम अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो हैदराबाद में बेस्ड है। चलिए, ULPGM एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन रहेगा। देखो फ्यूचर क्या है, सब कुछ अनमैन्ड है कि ना, जिससे ना लोगों की जान ना जाए। अगर कुछ भी होता है कि कोई भी कंट्री वॉर पे जाती है तो सब कुछ, अब तो देखो ड्रोन, हमें भी पता है कि ड्रोन्स के थ्रू ही सब कुछ होता है। तो ये एक ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन वेपन रहेगा। इसको जॉइंटली DRDO और अदानी डिफेंस ने मिलकर बनाया है। ये इंडिया का वेरी फर्स्ट होम ग्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशन है। मतलब कि एक वेपन है जो पहले आपका सर्च करेगा, ऐसे समझ लो, घूमता रहेगा और फिर देखेगा यहाँ टारगेट है, यहाँ पे छोड़ो इसको। So it is carried and launched from a drone. It uses advanced heat seeking technology, यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर ये यूज़ करता है टेक्नोलॉजी को, टू लॉक ऑन टू एंड डिस्ट्रॉय बोथ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स एंड मूविंग एनिमी टारगेट्स। चलिए, अग्निका VTOL-1 क्या है? VTOL होता है आपके वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो ये एक फर्स्ट पर्सन व्यू कामिकाजे ड्रोन है। सो पहला क्या था आपका? प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन था। मतलब ये क्या था कि क्या आपका वेपन यूज़ होना है। अब नेक्स्ट जो है ये अग्निका VTOL-1, ये ड्रोन है। सो ये इंडिया की फर्स्ट पर्सन व्यू कामिकाजे ड्रोन है। सो कामिकाजे ड्रोन होती है, इट इज़ बिल्ड टू क्रैश डायरेक्टली इनटू अ टारगेट एंड एक्सप्लोड। मैं समझ रही हूँ, कहीं पे बच के फट जाती है ये। So it is designed for precise attacks against enemy soldiers in city combat, tight spaces and open battlefields. तो ये क्या है, इसका 5 किलोमीटर तक का रेंज रहेगा। ये 30 मिनट्स तक हवा में रह सकती है। स्पीड इसकी 60 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड रहेगी और इसका एक्सप्लोजन बहुत ही जानलेवा रहेगा विद इन अ 5 मीटर रेडियस। नेक्स्ट है डॉक्टर हरवंश चावला जी वॉज नेम दी चेयरमैन ऑफ ब्रीसेक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये ना याद रखना, ब्रीसेक CCI अलग है, ब्रिक्स CCI अलग है। तो ये ना आपका ब्रीसेक CCI अभी एस्टैब्लिश किया गया है इसी महीने में 2026 में। इसे नीति आयोग ने रिकॉग्नाइज़ किया है। ये क्या है, ये ना आपका ब्रिक्स CCI तो होता था, ठीक है, जो ब्रिक्स नेशन का आपस की होती थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब उससे ये लोग आगे बढ़ के कह रहे हैं कि हमें और भी देखना है, और भी कंट्रीज़ के साथ ग्लोबल ट्रेड और सबको देखना है, तो ब्रीसेक CCI आपका एक बनाया गया है। नेक्स्ट है इंडियन फार्मोकोपिशिया कमीशन पार्टनर्स विद बिहार, महाराष्ट्र, मिजोरम फार्मेसी काउंसिल्स। तो देखो इस पार्टनरशिप में आपके क्या है, जो भी फार्मेसी काउंसिल्स हैं इन तीनों स्टेट्स की, इनको मेडिसिन यूसेज कैसे सेफ बनाना है, ड्रग्स का सही यूज़ होना चाहिए, क्लोजली मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट्स, ये सब के लिए इन्होंने साइन किया है। और जो आपका IPC है ना, उसका हेडक्वार्टर गाज़ियाबाद UP में है। नेक्स्ट है R मुकुंदन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 26-27। तो एक साल के लिए इलेक्ट होते हैं ये। इन्होंने आपके किसको सक्सीड किया है? राजीव मेमानी जी को। इसके साथ साथ अगले साल भी जो बनेंगी प्रेसिडेंट डेसिग्नेट, वो भी चुन ली गई हैं। वो रहेंगी सुचित्रा एला जी, और वाइस प्रेसिडेंट जो इस साल के लिए रहेंगे वो हैं शाश्वत गोयंका जी। नेक्स्ट है N रंगास्वामी जी was sworn in as the Chief Minister of Puducherry for a record 5th term on May 13, 2026. नेक्स्ट है VD सतीशन जी, जो पारावूर से MLA बने हैं, टू बी sworn in as फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, क्योंकि हम जानते देखो अभी सारी जगहों के इलेक्शंस हुए थे। नेक्स्ट है युवेरी मुसेवेनी जी, sworn in for 7th term as प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा, और युगांडा की कैपिटल आपकी कंपाला है। चलिए, आपकी क्लास अब यहीं तक ही थी। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।